अब हम आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक चिंताजनक रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जो ये कहती है कि दुनिया भर के अस्पतालों में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया की वजह से हर साल 24% मरीजों की मृत्यु हो जाती है। ये मरीज अस्पताल में भर्ती तो अपनी किसी खास बीमारी का इलाज कराने के लिए होते हैं, लेकिन इलाज के दौरान ही अस्पताल में मौजूद दूसरे वायरस और बैक्टीरिया की वजह से इन्हें इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो आगे चलकर इनकी मौत का कारण बनते हैं। WHO ने यह सर्वे 106 देशों में 5 वर्षों तक किया और इस दौरान यह पता चला कि 11% देशों के पास अस्पतालों में होने वाले इन्फेक्शंस को रोकने के लिए कोई रणनीति मौजूद ही नहीं है, जबकि 54% देश ऐसे हैं जहां संक्रमण को रोकने के लिए अभियान तो चलाए जाते हैं लेकिन उन्हें प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाता। और बड़ी बात यह है कि इन देशों में भारत के अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि वर्ष 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब अस्पतालों में जितने लोग भर्ती हुए उनमें से 41% मरीजों को संक्रमण इन्हीं अस्पतालों से मिला। लेकिन एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं जाना चाहिए। आपको जरूरत पड़ने पर अस्पताल जरूर जाना चाहिए, क्योंकि और नहीं तो कहां जाएंगे, अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन साथ ही अस्पतालों में मौजूद संक्रमण से बचाव के लिए अब आपको खुद भी सावधान रहना चाहिए। आज हमने आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है जो आपको यह बताएगी कि अगली बार अस्पताल जब आप जाएं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। वरना आप अस्पताल तो जाएंगे अपनी किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए, लेकिन अस्पताल में और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस मौजूद होते हैं और आप उस बीमारी के अलावा, उस बीमारी का तो इलाज शायद आपने करा लिया लेकिन दूसरा इन्फेक्शन लेकर आप कहीं ना घर लौटें। इसके लिए आपको यह रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए। बीमारी का इलाज करने वाले अस्पताल में ही बीमारी बढ़ने लगे तो क्या करेंगे आप? इसी डर से कई लोग अस्पताल जाने से कतराते हैं। मैं वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के लिए आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन डन हो जाए और मैं निकल जाऊँ, क्योंकि ऑफकोर्स हॉस्पिटल में रहना चाहे जितने मर्जी साफ हो खुद ही अनसेफ सा होता है। हॉस्पिटल आने से डर तो रहता ही है, बट हाँ, बीइंग अ प्राइवेट हॉस्पिटल ऑल थिंग्स आर वेल मैनेज्ड। मिनिमम टाइम हो सके उतना ही रहना चाहूँगी। मैं पेशेंट एरिया पे कम टच में रहना चाहूँगी ड्यू टू इन्फेक्शंस। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इन्फेक्शन कंट्रोल को लेकर आई रिपोर्ट यही खुलासा कर रही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अस्पताल में मौजूद इन्फेक्शन कम होने की जगह बढ़ रहे हैं। अस्पताल में इन्फेक्शन के सोर्स कई हो सकते हैं। हॉस्पिटल में मौजूद टेस्ट के सैंपल्स, वेंटिलेटर, कैथेटर और ट्यूब्स जैसे उपकरण, सिरिंज, बॉटल्स, ग्लव्स जैसे बायोमेडिकल वेस्ट, यहाँ तक कि डॉक्टर्स के स्टेथोस्कोप और लोगों के मोबाइल फोन, इनमें से किसी में भी इन्फेक्शन हो सकता है। जो भी एडमिट पेशेंट होता है उसमें हमें कुछ डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती हैं, कुछ ट्यूब्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे कि उनकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। बट यही ट्यूब्स जो है एक इन्फेक्शन का भी सोर्स बन जाती हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कि केयर बंडल। इसका मतलब ये है कि कुछ एक्टिविटीज़ जो हमें एक साथ करनी है, हर बार करनी है, जिससे कि वो इन्फेक्शन जो है पेशेंट तक ना पहुँच पाए। और सबसे पहला हमारा एम ये होता है कि हम कम से कम इस्तेमाल करें इन चीज़ों का, जिससे कि वो रिस्क पहले से ही कम हो जाए। बट अगर हमें यूज़ करना ही है तो हम केयर बंडल के साथ यूज़ करते हैं, जिससे कि हम इन्फेक्शन जो है बिल्कुल कंट्रोल कर पाएँ एट द बेड साइड और कोई भी एक भी स्टेप कभी भी मिस ना हो। अगर एक स्टेप भी मिस हो जाता है तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। वेंटिलेटर को भी एक खतरा माना जाता है। डेफिनेटली, देखिए वेंटिलेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इन्फेक्शन का पेशेंट के लिए और हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है। केयर बंडल के थ्रू ही उसको हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन जो है वेंटिलेटर से ना जा पाए। वेंटिलेटर के अलावा जो यूरिन का कैथेटर है, कोई भी हम वीनस लाइन जो यूज़ करते हैं दवाइयाँ देने के लिए, ये सारे सोर्स होते हैं। और इनफैक्ट कई बार पेशेंट्स इतने बीमार होते हैं कि उनके स्किन के थ्रू भी इन्फेक्शन चला जाता है, कई बार बेड सोर्स बन जाते हैं। तो इन चीज़ों का प्रिवेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अस्पताल अपने स्तर पर कोशिश करते हैं कि ऐसे इन्फेक्शंस को कम से कम रखा जाए। अब हम आपको एक ऐसे अस्पताल में ही लिए चलते हैं। अगर आपको आईसीयू में जाने की जरूरत पड़ ही जाती है तो आपको क्या ध्यान रखना है और क्या गलतियां नहीं करनी है, ये समझना जरूरी है।
अस्पताल में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कहाँ होता है? आईसीयू में। और सबसे ज़्यादा खतरा किसे होता है? उस मरीज़ को जो लंबे वक्त तक आईसीयू में भर्ती रहने के लिए मजबूर होता है। लेकिन खतरा उन लोगों को भी होता है जो उस मरीज़ से मिलने के लिए आते हैं, जैसे कि उसके घर वाले। इसीलिए आप जब किसी अस्पताल में जाते हैं तो आईसीयू में एक बफर जोन बनाया जाता है। ये जो एरिया है, ये 2 दरवाज़ों के बीच का एरिया, इसे बफर जोन कहा जाता है। आपको आइडियली किसी भी अस्पताल के आईसीयू में जाने से पहले और बाहर निकलने के बाद 20 से 30 सेकंड कम से कम इस बफर जोन में बिताने चाहिए, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको वक्त मिले यहाँ से निकल जाने का। अब हम आपको सीधे आईसीयू में लिए चलते हैं और इस आईसीयू में अब आप देखिए यहाँ पर मरीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर स्टाफ है बहुत सारा जो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। हेल्थ केयर स्टाफ को भी खतरा रहता है इन्फेक्शन कैच करने का। कोशिश ये की जाती है कि कोई भी मरीज़ बहुत लंबे वक्त तक आईसीयू में ना रहे, वेंटिलेटर पर ना रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जितना ज़्यादा आप आईसीयू के एरिया में वक्त बिताते हैं, उतना ही ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा होता है। और इसीलिए आईसीयू में विजिटर्स के जो घंटे होते हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी तो एक मसला है ही, दूसरा मसला ये है कि कम से कम लोग आईसीयू में आएँ और कम से कम इस खतरे के संपर्क में रहें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अस्पतालों में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए गाइडलाइंस बनाती है। इनका समय समय पर ऑडिट किया जाता है। इन्फेक्शन कंट्रोल के आधार पर ही अस्पतालों को NABH यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल क्वालिटी के सर्टिफिकेट भी जारी करता है। लेकिन दुनिया के किसी भी अस्पताल से इन्फेक्शन को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है। इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। WHO का मानना है कि अगर केवल हाथ धोने का सही तरीका अपना लिया जाए तो इन्फेक्शन को 70% तक कम किया जा सकता है। आज आपको ये भी समझना चाहिए कि हाथ धोने का सही तरीका आखिर क्या है। जी, फर्स्ट स्टेप हमारा ऐसे, देन सेकंड स्टेप, देन हमारा थर्ड स्टेप। एवरी स्टेप वी विल डू at 5 times, देन इंटरलॉकिंग एट वी नकल क्लीन। ये क्यों किया जा रहा है आप समझ जाइए, क्योंकि बहुत से ऐसे बारीक हिस्से होते हैं जिनको अगर आप सुपरफिशियली चेक करेंगे तो उससे बैक्टीरिया शायद नहीं मरेगा। कुछ लंबे वक्त तक भी इसको करना होता है ताकि इसका टाइम पीरियड होता है। हम 20 सेकंड्स तक इसको करते हैं। 20 सेकंड्स में हमें इसके 6 स्टेप्स होते हैं, वो कवर करने होते हैं। आफ्टर दैट हमें इसका ड्राई करने का वेट करना होता है। ड्राई तब तक नहीं होता तब तक आपके हैंड सेफ नहीं होते हैं। हालांकि भारत उन देशों में शामिल है जहां अस्पतालों में इन्फेक्शन काबू करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत उन देशों की कैटेगरी में है जहां ये तरीके हैं तो सही, लेकिन ठीक से लागू नहीं किए जा रहे। फिर चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट का निपटारा हो या अस्पतालों में हाइजीन अपनाने के तरीके। बायोमेडिकल वेस्ट की जो गाइडलाइंस हैं एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स फिक्स्ड हैं। हर जगह ये कलर कोडेड बिन्स रखे जाते हैं और क्या कहाँ पे फेंकना है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। इसकी रेगुलर ट्रेनिंग होती है स्टाफ की, और जो गार्बेज, जो कचरा जिस कलर में जाना है वो उसी में फेंका जाता है। लैब के जो सैंपल्स होते हैं उनको बाहर भेजने से पहले ऑटोक्लेव किया जाता है ताकि उसमें से जो भी कीटाणु हैं वो मर जाएं और आगे फर्दर इन्फेक्शन ना फैले। भारत में ऐसे इन्फेक्शन काबू न आने की एक वजह एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीकल्चर, पोल्ट्री यानी सब्जियों और जानवरों में पैदावार बढ़ाने के लिए भी एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। मुर्गी, बकरी, यहाँ तक कि गाय और भैंस के दूध के जरिए भी इंसान तक बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाएं पहुँच रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक एंटीबायोटिक दवाओं की 70% खपत फार्मिंग में होती है और 30% इंसानों में होती है। इन्फेक्शन की तरह ही भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल की पॉलिसी भी मौजूद है। उदाहरण के लिए हर अस्पताल की फार्मेसी और केमिस्ट को इस बात का रिकॉर्ड रखना होता है कि उसने कितनी एंटीबायोटिक दवाएं बेची हैं और किस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर बेची हैं। लेकिन अगर भारत में दिशा निर्देशों को कागजों से निकालकर जमीन पर लागू किया जा सके तो अस्पताल में मौजूद मरीजों की सेहत भी वक्त रहते सुधारी जा सकती है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो अगली बार जब आप अस्पताल जाएं, वैसे तो भगवान ना करे कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर जाना ही पड़ जाए तो सावधान रहिए और ये देखिए कि आप अस्पताल से कोई दूसरा इन्फेक्शन ना लेकर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्फेक्शन का जो सबसे बड़ा जरिया बनता है वो है आपका स्मार्टफोन, क्योंकि आप स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते। इसलिए अगली बार जब आप अस्पताल जाएं तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि अगर हो सके तो अपने फोन को अस्पताल के बाहर छोड़ दीजिए, वरना आप तो सुरक्षित आ जाएंगे लेकिन आपका फोन बहुत सारे इन्फेक्शंस लेकर
आपके साथ आएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.